IBC. दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते। आईपीसी की इस वर्कशॉप में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कशन करने जाने वाले हैं कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में। तो ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन क्या है? तो जनरली जब भी आपको रिहैब के बारे में बताया तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप क्या करते हो? हार्ट को ठीक करने के लिए क्या जरूरी है? जैसे डाइट। यस, वेरी गुड मिस्टर जगतानी। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो बिफोर वी बिगिन अबाउट एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल गेम। ओके, अभी गेम ये है कि हमें थोड़ी स्कूल में हम लोग करते हैं ना, एक्टिंग करते हैं कि सपोज अलग अलग गेम्स जो है, तो हमारे जो टीम जो है, प्लीज कम इन, आवर कार्डियक रिहैब फिजिशियंस आर कमिंग इन द मैदान. Okay. And what we are going to do is that, yeah. Now there are different exercises which are there. Okay. Now there are exercises which can make your heart very strong. Okay. And there are exercises which can give you problems also. Okay. आपने दम शेडास खेला है क्या कभी? कि हम जब भी एक्टिंग करते हैं फिर आप सोचते हैं कि क्या है वो. Okay. So let's start. So we are going to act out certain form of exercise. So you will speak out कि बाबा वो कौन सी exercise की acting चल रही है, and then you can say कि whether it will help you to increase the fitness of your heart, yes or no, whatever you want to say. वो जो भी आपको पता है इसमें, उसमें कुछ right wrong भी नहीं है और क्या नहीं है,
प्राइज भी नहीं है. Okay, so I think we should ask our chief to show. You can just demonstrate something, any form of exercise. कौन सी गेम है ये? क्रिकेट. Okay. Is it allowed? That also you are supposed to speak, huh? Whatever exercise games which are coming up, वो आपको बतानी है कि कौन सी गेम है. जैसे डमशराज में खेलते हैं वैसे आपको बतानी है, और साथ में ये भी बताना है कि सब कार्डियक पेशेंट्स के लिए ये चीज़ ग्रॉसली अलाउड है कि नहीं है. तो ये एक हो गया क्रिकेट. अलाउड है? ओके. But if you are having good levels of fitness, once you become better, you can definitely do it. Field game basically. With cardiac rehabilitation, you can do it. Okay. Now, Pragna, doctor, can you show something? You can come here and show, please. Very good. Allowed to some people again. See, we had one patient who was a 40 years old. He was a badminton player, and he got a chest pain when playing badminton. And when he did a angiogram, he had got 80-90% blocks, and he told that forget badminton, he cannot get down from his house without doing a bypass surgery. It's almost 5-6 years till now, and he's nicely playing badminton and doing things. Okay, so what we are trying to show you is that as heart patients, we have got a lot of inhibitions कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे. The idea of this session is that हम क्या क्या कर पाएंगे, to know that. Okay? ये जो गेम्स है उसको हम ग्रॉसली कैटेगराइज करते हैं कि लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी. जैसे टेनिस और बैडमिंटन में फर्क होगा. अगर आप सिंगल बैडमिंटन खेलते हैं, सिंगल्स जैसे खेलते हैं, किसी एक अभी रिसेंटली एक पेशेंट है वो पेरेल में, वो हमें पूछते हैं कि मुझे मेरी लड़की के साथ बैडमिंटन खेलना है, तो क्या मैं खेल सकता हूँ. लेकिन अगर लड़की कंपटीशन में जाने वाली है और उसको ट्रेनिंग के लिए अगर वो उसके साथ खेलने वाला है तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगी. लेकिन अगर आप बाहर घूमने गए हैं और ऐसे ही कैजुअली लीजर पर्पस के लिए आपको खेलना है तो मैं उनको शायद अलाउ कर सकती हूँ. Wow! Weights, gym. This is one of the gym activity. What she is doing is weight training, which will be allowed. But if she would have had done with both hands and weight lifting, which will not be allowed. Okay. Now we have Dr. Rashmi. Good. What is this? Jogging, yeah, you are right. The idea is that we are going to discuss cardiac rehab just now. So let's sit down, settle down, and then we get on to the topic. Please come. तो जैसे आपने अभी देखा कि अलग अलग गेम्स होती है, यू नो, एक्सरसाइजेस होती है. देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस एंड इट हैज इफेक्ट ऑन द हार्ट. तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन इज बेसिकली अ साइंस जो आपको हेल्प करता है कि आपकी हेल्थ की जो एफिशिएंसी है, हार्ट की जो एफिशिएंसी है, उस हिसाब से आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या नहीं कर सकते. यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट पेशेंट्स, यू नो, दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितना चलना है, कितनी स्पीड. इवन आफ्टर एंजियोप्लास्टी ऑल्सो, तार लाला, स्टेंट किया या बाईपास, बट हाउ दे हैव टू लिव देयर डेली लाइफ, और उसमें बहुत फियर है. मुझे याद है एक बार कंसल्टिंग में जब भी बैठी थी तो वन पेशेंट केम टू मी, देन ही वाज वॉकिंग लाइक दिस. तो मैंने बोला ये क्या है शीरिश, व्हाट इज दिस, व्हाई यू वॉकिंग लाइक दिस? बोला दिस इज बेबी स्टेप्स यू टू टेक व्हेन यू गेट हार्ट अटैक आफ्टर दैट. तो मैंने बोला भाई किसने बोला? तो बोला नहीं, वो मेरे नेबर ने बोला ऐसा करने का रहता है भाई, हार्ट को संभाल के रखो, ऐसा ऐसा बेबी जैसा हो जाओ. सो यू नो, व्हेन वी गेट अ हार्ट प्रॉब्लम, जितने लोग इतनी सलाह, और सबको ही डॉक्टर होता है, एंड यू आर सो कंफ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू डू इट इन अ साइंटिफिक मैनर. तो आज का ये जो एपिसोड है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज हाउ कैन वी rehab, means how can we learn to work with our given heart efficiency. So just in the beginning what game we played, you know, ke exercise. So there is a question that how many of you find time for daily exercise? अभी हार्ट पेशेंट बनने के बाद तो सब करते हैं, लेकिन पहले जरा याद करो कि how many of you really get into daily exercise? सचमुच याद कर रहे हैं. But how many of you are not doing?
Yeah, because see, as per the survey, only hardly 5 to 10% of the Indians are exercising. 90% are not exercising. And what are the reasons? The reasons are time नहीं है. दूसरा, क्यों करे, क्या जरूरत है, एनर्जी नहीं है, काम में कर जाके आता हूँ, ऑफिस जाके आता हूँ, थक जाता हूँ, क्या जरूरत है, एकदम ठीक ठाक हूँ मैं, कोई तकलीफ नहीं है, क्या एक्सरसाइज की जरूरत है. दूसरा, अभी कितनी सारी एक्सरसाइज है, कौन सी करनी है, आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, बैड फॉर मी, क्या जरूरत है, कर लिया बचपन, खेलकूद कर लिया, कॉलेज में कर लिया, खत्म हो गया, अभी मुझे सेटल होना है लाइफ में. एंड लास्टली, अरे वो ज्यादा एक्सरसाइज करते तो फिर इधर दुखता है, उधर दुखता है, कितना सारा तकलीफ होता है. हु डज इट? डोंट यू एग्री विथ मी? बट व्हाट इज द आंसर? अ मैन हु डज नॉट हैव टाइम एंड इंक्लिनेशन टू डू एक्सरसाइज is like a busy mechanic who does not have time to sharpen his tools. अगर एक मैकेनिक है जो उसके अस्त्र शस्त्र है, उसको अगर वो शार्पन नहीं करेगा या सर्विस नहीं करेगा तो वो अपना काम कर पाएगा? तो आज हम भी, हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन की तरह है. इतने सारे बोन्स और मसल्स हमें दिए हैं काम करने के लिए, और अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो मशीन अच्छा रहेगा? तो इसके लिए वी हैव टू लर्न नाउ हाउ टू शार्पन दिस टूल्स विच इज अ स्पेसिफिक साइंस. कि अपने को मन में आया वैसे नहीं करना है, कि कैसे उसको शार्पन कर सकते हैं. एस्पेशली नाउ व्हेन वी गेट अ डिजीज, तभी वी हैव टू बी मोर कॉशियस. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द हार्ट. द आर्टरीज वी ऑलरेडी नो, वी रिकैप. राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन, डिवाइड्स इनटू 2. अभी ब्लॉकेजेस की वजह से शॉर्ट सप्लाई ऑफ ब्लड होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैठे बैठे बहुत कम लोगों को चेस्ट पेन होता है. लाइक टुडे आल्सो होल डे, डिड यू गेट पेन और थिंग? नथिंग. बट सपोज इफ यू मेक यू वॉक और जॉग, सपोज फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून, इफ आई मेक यू वॉक 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 वॉक, यू गेट एक्सर्टेड. तो उससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम हो जाती है. द होल पर्पज इज टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे रॉन्ग डाइट से हार्ट अटैक हो सकता है, तो वैसे ही रॉन्ग एक्सरसाइज से भी हार्ट अटैक होता है. कई बार जैसे हम लोग का एक केस स्टडी मैंने देखा था. एक जिम में 35-year-old पर्सन, नो प्रॉब्लम्स, बट ही केम आउट ऑफ द जिम, गाड़ी चालू की ऐसे एंड ही डाइड, सडन कार्डियक अरेस्ट. 35-year-old, नो हिस्ट्री. बिकॉज क्या हो जाता है कि सडन लेवल्स ऑफ excessive exercise also put strain on your heart, coupled with stress. इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो वो जो एक फिजिकल एक्सर्शन एक्सरसाइज से हम इंड्यूस करते हैं, और दूसरा मेंटल एक्सर्शन जो होता है. सो दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक. ऑलरेडी यू नो अबाउट द ब्लॉकेजेस. नाउ व्हेन वी आर डूइंग ईसीपी ट्रीटमेंट, तो जैसे हमने बताया कि जब हम कफ्स इन्फ्लेट डिफ्लेट करते हैं, ओके, उसका नतीजा क्या होता है? द कोलैटरल्स. नाउ you know that if you just show them that slide of angiogram, na, that 100% block. Now this gentleman has got a 100% block over here. We have not given ECP, we have not given the chelation, but still उनको chest pain नहीं है, या he is almost walking for 5 kilometers every day. Why? Because he was a cricket player previously. जो players होते हैं उनके collaterals अच्छे डेवलप हो जाते हैं, लेकिन एक बार अकस्मात ऐसा कुछ पेन हुआ तो वापस वो चक्कर शुरू हो गया एंजियोग्राफी का. तो ये जो काम, जस्ट गो नेक्स्ट, दैट ईसीपी जो काम करता है मशीन से, वो काम अगर बचपन से ही बच्चे लोग खेलकूद करने लगे और एडल्ट लाइफ में भी हमारी एक्टिविटीज चालू रहे, तो ये नेचुरल ये बनते जाता है. लेकिन हमें इस लेवल की ट्रेनिंग जो है, ये ईसीपी से हमें फायदा होता है. 5 years ऑफ एथलेटिक ट्रेनिंग, मतलब 5 साल आप लगातार जो एक एथलीट जैसे ओलंपिक की रेस के लिए दौड़ता है, और वो दौड़ने से जो उसके कोलैटरल्स ओपन होते हैं, वो ईसीपी की ट्रीटमेंट से 35 days में वी आर अचीविंग इट. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि जो काम हम एक्सेसिव, मतलब जो जब भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अभी नहीं कर सकते, तो अभी अपने को मशीन्स का यूज करना पड़ता है. अभी ईसीपी अपना काम कर देगा, लेकिन वापस दोबारा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? इसका फर्दर डेवलपमेंट रुक जाने वाला है.
मशीन अपना काम करके आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दिया कि थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट हुआ, वो काम भी परमानेंट नहीं होता है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है. सी, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी बिकम्स नॉर्मल, नो, इट जस्ट इंक्रीजेस योर ब्लड सप्लाई. लेकिन आगे का काम अगर आप वॉकिंग और प्रॉपर कार्डियक रिहेबिलिटेशन करेंगे तो आपको आगे फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेफिनेटली. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू शो यू. इफ यू सी दैट आफ्टर डूइंग ECP, ACT which improves the blood supply, we want to show you a very successful case study. If you see, this gentleman is Mr. Dharampal Shetty. We call him Shetty Baba. Okay. Now he has got blockages 90%, 100%, diabetes, and he was told that if he will not do a surgery, he goes to Shirdi walking every year in December. So he told, you can't even walk outside Chembur or Ghatkopar, wherever he is staying and going around. Now, without doing a bypass surgery and angioplasty, just with ECP, ACT, these treatments, plus the cardiac rehab program which we will be discussing, this Shetty Baba could travel from Bombay to Shirdi, which also comes Kasara Ghat, if you know, the kind of slope and things are there. And if you look over here, barefoot, he does not wear chappals. Okay. Now what I am saying is that, just go next, what you will see is, nothing is impossible. If you split the word impossible, it says, I am. Such a wonderful meaning, ना? सोचा था कभी? हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं है, वो, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, वी आर नॉट रेडी टू ट्रेन अवर सेल्फ. इफ वी विल बी ट्रेनिंग अवर सेल्फ, Dr. Trupti Joshi, the chief of cardiac rehab, I will just tell you that why we have a special department. See, if you see as a cardiologist, I can always treat you, give you medicine and send you back. Na? Why should I have so much of people? Now she has done her cardiorespiratory physiotherapy from KEM, which is one of the best in the country. She has got more than 15 years of experience, and she has specially a postgraduate course from University of Chester, England. We are following the international guidelines. So as per these guidelines, we trained Mr. Shetty for 3 months to make him walk to Shirdi. We set the parameters. It has not come easy. You can understand the kind of things which you are taking up for a heart patient who is not supposed to go down his building without doing a surgery, not walking half an hour, 1 hour, but making him walk to Shirdi. So let us understand that what are these mechanisms, what are these principles. So Dr. Trupti Joshi is going to be with here today, and she is going to tell us about the cardiac rehab. What is this cardiac rehabilitation, how it is being done, okay, and why this program is important. You have already seen her doctors under her team at every branch. As soon as you come in, before your ECP or after ACT, Kaka, walking. Many times, if you don't like treadmill, we make you do level walk. Those of you who are in the Parel branch, from door to the Srinathji, you know, walk. So we do that. Why we do that? Let's understand the secrets from Dr. Trupti, because we want you to understand why we are making to do it. गुड आफ्टरनून. जैसे मैडम ने अभी बहुत अच्छी तरीके से बताया आप सब लोगों को कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन की जरूरत क्या है, मतलब उसके फायदे क्या है, वो तो आप देख लिया ऑलरेडी. ये एक केस स्टडी हमने दिखाया शेट्टी बाबा का, लेकिन ऐसे आप कई लोग हैं जो आप इधर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो आपको सबको पता है कि आपकी कंडीशनिंग कैसे होती है. मैं एक सिंपल आपको चीज बताऊं, एक एग्जांपल दूं तो, हम आप या फिर कोई भी एथलीट जब पैदा किया था भगवान ने हम सबको, तो एक ही तरीके से पैदा किया था. वो एथलीट के शरीर में ज्यादा खून नहीं है हमारे से कि वो ज्यादा परफॉर्म कर सकता है. ये सब क्या होता है, एक ट्रेनिंग इफेक्ट होता है. तो ये ट्रेनिंग इफेक्ट ही हम आपको दे रहे हैं. जब हम रिहैबिलिटेशन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग इफेक्ट ही दे रहे हैं, जिसके साथ आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और आप आपके ही कैपेसिटीज में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म
कर सकते हो। मैं ये कुछ भी जो बोल रही हूँ इसमें से किसी को एक भी वर्ड नहीं समझा तो प्लीज आप हाथ ऊपर करके मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें से हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपकी लिमिटेड कैपेसिटी, ये वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हर पेशेंट के लिए अलग अलग होने वाला है। हर एक दूसरा पेशेंट के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, वही पेशेंट अपना कल से कंपैरिजन आज का कर सकता है और करना चाहिए। मैडम भी हमें हमेशा बताते हैं कि आप खुद अपने आप से कंपैरिजन करो कि आप कल कैसे थे और आज कितने अच्छे कर रहे हो, रादर देन वो दूसरा कितना कर रहा है और मैं कितना कर रहा हूं। नॉर्मली जब गार्डन में वॉक के लिए जाते हैं तो ये बहुत बार हो जाता है कि वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग जाऊं, वो फिर वो स्लो हो रहा है, जैसे कि बताया कि बेबी स्टेप्स ले रहे थे वो पेशेंट की, पड़ोसी ने बताया था कि आपको बेबी स्टेप्स ही चलना है, आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपको बेबी की तरह बिहेव करना है। तो ये सब जरूरी नहीं होता है, हर एक का कंडीशंस अलग अलग होता है। जैसे एक जेंटलमैन के पहले एग्जांपल आपको एंजियोग्राफी में बताया कि 100% आर्टरी ब्लॉकेजेस होने के बावजूद वो परफॉर्मेंस उनका अच्छा था, क्योंकि जो दूसरे आर्टरीज थे उनसे उनको कोलैटरल सर्कुलेशन मिल रहा था। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जब एक्टिविटी होता है तो आपका हार्ट जब फंक्शन करता है उसके साथ में सभी सिस्टम्स आपके फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट मजबूत है और बाकी सब सिस्टम्स वीक है तो भी आप परफॉर्म कर पाओ, नहीं। और वाइस वर्सा कि आप बाकी सब सिस्टम्स अच्छे हैं लेकिन हार्ट कमजोर है तो भी आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो सब सिस्टम्स आपके एक सिंक में रहना जरूरी होता है। तो ये ट्रेनिंग इफेक्ट आता जाता है जैसे हम रिहैबिलिटेशंस करते जाते हैं। ये डेफिनेशन है कि इट इज अ कस्टमाइज्ड प्रोग्राम, मतलब हर पर्सन के लिए, हर कस्टमर के लिए, हर कस्टमाइज्ड है, उसके लिए अलग होगा। एक पेशेंट के लिए मैं 3.5 किलोमीटर लूंगी, दूसरे पेशेंट के लिए मैं लेवल वॉक लूंगी, क्योंकि मैं उनको शायद ट्रेडमिल पे नहीं ले सकती हूँ, उनका कंडीशन नहीं है। तो ये कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है। और अल्टीमेटली एम क्या है इसका कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम जब सीखते थे, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, तो मैं जब सीखती थी तब ऐसे एक सेइंग्स बहुत पॉपुलर था फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। ऐसा था कि डॉक्टर और फिजिशियन गिव्स ईयर्स टू लाइफ एंड फिजियोथेरेपिस्ट गिव्स लाइफ टू ईयर्स। जो आप साल जीने वाले हैं उसको अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ जियोगे, फुल ऑफ लाइफ जियोगे, लाइवली जियोगे, तो आपका वो जीना सफल है। नहीं तो आप 100 साल जिए लेकिन सबका गाली सुन के जिए, पथारी में पड़ के जिए, तो जीना क्या जीना है। तो ये एक कहावत बहुत एक फेमस थी, पॉपुलर थी, जो आज भी वैल्यू रखती है। सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पे एम्फसाइज होता है। दूसरा एक है कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में, पर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हम जो आईपीसी में कहते हैं उसमें डाइट, exercise, yoga, meditation and a role of physician, basically first role of physician to assess the patient, और बाकी ये सभी रोल इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली, इमोशनली स्टेबल बनाता है ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट। तो ये जो टीम है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि ये एमडी फिजिशियन है, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर्स जो अभी डॉक्टर जोशी आते हैं जो आपके साथ बैठते हैं, ये सभी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी मैडम आपको बताएंगे कि एमडी फिजिशियन क्या असेसमेंट करते हैं। जैसे डॉक्टर तृप्ति ने आपको बताया कि ये जो एक टीम है कार्डियक रिहैब की, सो एज यू आर सीइंग दैट व्हेन एज एन एमडी डॉक्टर वी सी द पेशेंट्स, यू नो, तो सबसे पहले हम ये असेसमेंट करते हैं। जैसे इन्होंने वो भी एग्जांपल दिया कि फिजिशियन एड्स द increases the number of years and the physiotherapist adds the life because quality of life. तो medication से, assessment से we can definitely increase the lifespan. लेकिन उसमें आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आपके limitations क्या है, तो वो जो पूरा होता है that is in we both work together. कि we set the limitations for the patient, like which patient can do which kind of exercise. We have our forms and everything. So when we have, as you see, we have a team now of all the people. They write when you are doing the exercises, the MET values, you know, कितना चलना है, कौन सी स्पीड में चलना है, वार्म अप है, एक्सरसाइज फेज है, ब्रिस्क फेज में आप कितना चलेंगे, कूल डाउन क्या है। तो ये जो सब फैक्टर्स है, प्लस उसके साथ दूसरा क्या है कि हमें क्लिनिकली क्या देखना पड़ता है कि स्पेशली हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं, दे आर आफ्टर हार्ट अटैक, यू नो, रिसेंटली आफ्टर हार्ट अटैक या रिसेंटली एंजियोग्राफी करके आए हुए हैं,
या किसी की प्लास्टी हो गई है या बाईपास हो गई है, तो हमें असेसमेंट करना पड़ता है कि उनको कौन सी लेवल ऑफ एक्सरसाइज दे सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. सो दिस आर ऑल द डिटेल्स विच अ फिजिशियन हैज टू सी एंड देन वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द फिजियोथेरेपिस्ट. फिजिकल एक्टिविटी का भी एक असेसमेंट होता है. जब फर्स्ट डे पेशेंट आता है तो आपने देखा है कि एक असेसमेंट होता है आपके ब्रांच रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट के पास से. नॉर्मली आपको ये कहा जाता है कि आपका फर्स्ट सेशन है वो तृप्ति मैडम के साथ ही होगा, क्योंकि जो चीफ कार्डियक थेरेपिस्ट है वो उस टाइम मौजूद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी दिन आपके असेसमेंट के हिसाब से आपका एक प्रोटोकॉल सेट किया जाता है कि आप कितने स्पीड पे चलोगे. इसके लिए बहुत से चीजें ध्यान में रखना जरूरी होता है. मेनली होता है कि आपके हार्ट का कंडीशन कैसा है. आपका हार्ट जो है वो एक स्नायु है, वो एक मसल है. तो जैसे बाकी मसल्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं वैसे हार्ट को भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन उसका बेजल कैपेसिटी कितना है वो मालूम होना पहले जरूरी है. एक आध बच्चा लगातार फेल होता जा रहा है और अचानक से हम लोग उसको बहुत हाईफाई कुछ सिखाने जाए तो वो नहीं कर पाएगा. तो आपका हार्ट अगर कमजोर है और अचानक मैं समझू कि नहीं आपका उम्र कम है तो आपको 6 किलोमीटर के स्पीड पे चलना ही चलना है, तो ऐसे नहीं हो सकता है. अगर कोई पर्सन आज तक 30 उम्र का है, तकलीफ से आया है, लेकिन कंडीशन नहीं है, आज तक कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है, और उसके अगेंस्ट हमारे जगतियानी सर वो 5.5 किलोमीटर की स्पीड पे भी आज चल सकते हैं, क्योंकि वो खुद को, वो 70 प्लस है, हाँ, तो वो खुद को ट्रेनिंग किया हुआ है उन्होंने. तो एज इज नो बार, बट your conditions are something which is very important. Your heart condition is something which is very important. और जगतियानी भी, आज मिस्टर जगतियानी ये स्टेज पे आए हैं, वो भी धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए आए हैं. अचानक से उन्होंने 5 या 5.5 का स्पीड नहीं पकड़ा है. उनका एग्जाम्पल लेने का मतलब इतना ही था कि एज एक क्राइटेरिया होगा, लेकिन आपको कितने प्रीवियस हार्ट अटैक्स आए हैं, आपका एंजियोग्राफी रिपोर्ट क्या है, आपका इको रिपोर्ट क्या है, टीएमटी रिपोर्ट क्या है, ट्रेडमिल पे जो टेस्ट होता है उसमें आपने कितना परफॉर्म किया है, आप रेगुलर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो भी उतना ही जरूरी है. क्या है कि अगर एक आध आदमी का एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि वो ज्यादा भागदौड़ करे, तो उसमें उसको ट्रेन करने के अलावा वो अगर 6th फ्लोर पे 4th फ्लोर पे रहता है जहां लिफ्ट कायम बंद होती है, तो मैं उसको स्टेयरकेस क्लाइंबिंग के लिए ट्रेन करूंगी. तो उनको रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से हैं, आपका कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से, और आपको परमिसिबल क्या है, इसके हिसाब से एक प्रोटोकॉल सेट किया जाता है. ये हुआ फिजिकल एक्टिविटी. I just would like to add a point. Many of them are doing exercises, and there are 3 things which we have seen that they do exercise, okay, at that point of time symptoms happen, chest pain या discomfort. That is one group. That is good कि बाबा सिम्टम्स आए, ईसीजी में भी चेंजेस आए, वो उनका कट ऑफ पॉइंट हो गया. दूसरा ग्रुप के सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन हार्ट में सप्लाई नॉर्मल चल रही है. और तीसरा ग्रुप के उनको सिम्टम्स महसूस ही नहीं हो रहा है और वो चल रहे हैं. तो अभी अलग अलग ग्रुप को हमें अलग अलग हैंडल करना पड़ता है. कई बार कोई लोग अगर ज्यादा चलते हैं और उनको साइलेंट सिम्टम्स होते हैं तो हम उनकी एक्टिविटी कम कर देते हैं, तो वो लोग हमारे पास काफी नाराज हो जाते हैं कि अरे हम तो यहाँ ज्यादा चलने के लिए आए थे, आप तो जो चल रहे हो वो बंद करवा रही हो. सो दिस आर द थिंग्स विच वी फेस. व्हाट वी वांट टू ड्राइव होम द पॉइंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज दैट के सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इज हाउ यू फील एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इज व्हाट वी सी ऑन अवर स्क्रीन ऑन द ईसीजीज, योर पैरामीटर्स. हम लोग एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं आपको कि आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, कि चलने पे अगर ब्रेथलेस होता है तो कोई लोगों को एसोसिएटेड लंग प्रॉब्लम्स होता है तो लंग्स कम होते हैं. सो वी डू इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस. एंड इफ यू सी द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट, इसके साथ साथ जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, योगा है, मेडिटेशन है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच हैव वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. कार्डियक रिहेबिलिटेशन में इट इज नॉट ओनली वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग द एक्टिविटीज, बट देर आर आउटडोर एक्टिविटीज. लाइक हम लोग ने, आप देखेंगे कि फॉलोअप्स में स्पेशली वी हैव रिटन वीजा पैकेज. नाउ व्हाट इज दिस वीजा, कि भाई आपको यूके जाना है. आजकल सबके बच्चे अब्रॉड होता है तो वो वीजा लेने से पहले हमारा वीजा लगता है. कि वेदर यू आर फिट टू ट्रैवल टू यूके और यूएस और गो टू ट्रैवल. किसी को वैष्णो देवी की ट्रिप पे जाना है, जनरली एज में सबको यात्रा करनी है. मुझे एक समझ में नहीं आता, पहले किसी को भी यात्रा नहीं करनी है, सबको हार्ट पेशेंट्स बनने के बाद
आता मला वैष्णोदेवी कसं जाणार, मला जायला मिळणारच नाही. Many times I have seen that we feel very upset of the things when we have lost it. When we could do it, we never think about it. So, anyway, what I want to share is that whatever the activity which we want to do, we understand from you, and we expect that whatever activity you want to do, you have to do it in consultation with us. There are special situations like operations, anesthesia, fitness. So, all these things require a protection to your heart. Then there is one more thing which is about your sexual activity, because this is one topic which is never discussed. मैंने एक बार जब मैं ओपीडी में पेशेंट देख रही थी, तो that person had come to me for consultation, had already done his angioplasty, and after angioplasty, when he resumed back to his normal relations with wife, on the night he got a attack. Now see, and he collapsed. He had to be rushed and resuscitated. Now उसके लोगों के दिमाग में क्या होता है कि एक बार मैंने ऑपरेशन कर लिया, पैसा भर दिया, मीन्स आई एम कंप्लीटली नॉर्मल. दिस इज वेयर कार्डियक रिहैब प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू कैन डू, बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी में भी देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट. जब भी हार्ट रेट आपका बढ़ने वाला है, ब्लड सप्लाई की शॉर्टेज हो सकती है. तो कितना हार्ट रेट बढ़ता है उस पे से सप्लाई शॉर्टेज डिसाइड होती है. सो व्हेन वी आर डूइंग द कार्डियक रिहैब प्रोग्राम, we train not only in one aspect of life but all the aspects of life. Then comes the psychosocial support. That, don't you think that your mind plays a very important role in exercise? Because I always hear, आता पावसाची सीझन आहे, नंतर थंडी खूप वाजते आणि आता खूपच गरम आहे, उकडतो, कसं जाणार. ओव्हर 12 months खतम. So creating an environment, the psychosocial support, as we told, that there is a lot of anxiety, and I also agree with you that walking on this city roads is really an anxiety, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हड्डी भी टूट सकती है. So it is really a challenge that बिल्डिंग पे, टेरेस पे, कहाँ we can make it practical, या घर पे ट्रेडमिल, encouraging other people, especially जब यहाँ वाइफ्स भी है, तो सपोर्टिंग कि भाई हम भी, आपको ब्लॉकेजेस है ना, आप चलने जाओ, हमको सोने दो. दे ऑलवेज वॉन्ट कि माला घरी काम है, मेरे को ये है, मुझे इधर जाना है, मुझे भजन में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना आप अपने स्पाउस के साथ आप जा सको, उनको सपोर्ट कर सको खाने पीने में, एक्टिविटीज में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैडम ने अभी बताया कि 3 कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, वैसे उसमें से भी और 2 क्लासिफाई में करूं तो एक प्रिवेंटिव ग्रुप होता है और एक कार्डियक ग्रुप होता है. एक कार्डियक ग्रुप है जिनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स हैं या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, डिटेक्ट किया गया है. दूसरा ग्रुप है जो प्रिवेंटिव ग्रुप है, मतलब जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं. आपको पता होगा, आप जब आए थे तो हमने जब केस हिस्ट्री भरा था तो उसमें रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए रहते हैं कि कौन कौन से आपने स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा है, ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप रोज एक्सरसाइज करते हो नहीं, ये सब रिस्क फैक्टर्स है. तो इनमें से कोई भी अगर रिस्क फैक्टर हो, 1 या 2 रिस्क फैक्टर्स हो, लेकिन आपको सिम्टम नहीं हो, भले आपके लड़कों के लिए भी हो सकता है ये वैल्यूएबल चीज कि उम्र कम हो, लेकिन वो भी ये कैटेगरी में आते हैं कि उनको सीआरपी बहुत यूजफुल हो सकता है. और दूसरे तो ऑब्वियस कार्डियक कैटेगरी के लोग हैं. इसमें और एक मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जैसे मैडम ने अभी कहा, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स, बहुत हॉस्पिटल्स में पता नहीं क्यों लेकिन ये अवेयरनेस अभी भी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने के बाद वो पेशेंट को कार्डियक रिहैबिलिटेशन करना उतना ही जरूरी होता है. इनफैक्ट मैं उस पर ही आगे जाके कहूं कि आपका ऑपरेशन तभी ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होगा जब वो कार्डियक रिहैबिलिटेशन करेगा. ये आज मैं वापस एम्फसाइज कर रही हूं इसके लिए कि आपके भी कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो जो सर्जरी में से गुजरे हो, तो उन्होंने रिहैबिलिटेशन किया है कि नहीं, ये देखना जरूरी है. क्योंकि रिहैबिलिटेशन का मेन एम होता है कि आपको आपके प्री इवेंट लाइफस्टाइल तक पहुंचाना. मतलब अभी जो भी कुछ तकलीफ हुआ, बहुत बार पेशेंट्स डिप्रेशंस में चले जाते हैं कि मुझे अभी कार्डियक ट्रबल हुआ है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं. सोशली वो एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, कभी कभार ऐसे लगता है यूजलेसनेस है. बहुत बार एज के साथ भी ये फीलिंग आने लगती है कि मैं कुछ काम का नहीं रहा हूं. तो सोसाइटी के लिए आप यूजफुल हो जाए
और आपका सोशल सपोर्ट भी बढ़े, आपका सोशलाइजेशन बढ़े, इसके लिए भी सबके लिए सीआरपी आपको मदद करता है, क्योंकि आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, वेल बीइंग का एक फील होता है, आपको अच्छा महसूस होता है, इलेटेड महसूस होता है, पूरे दिन आप अच्छा गुजरता है, आपको एक एनर्जी रहती है, मोटिवेटेड रहता है आदमी। जो खुद मोटिवेटेड रहता है वो आजू बाजू के 10 लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है। तो ये सब चीजों की वजह से ऑब्वियसली आप पॉपुलर होते जाते हो सोशल लाइफ में आपके, और आपका सोशलाइजेशन भी बढ़ता जाता है। So, as you're saying that the team is over here, जो भी questions है, we are going to discuss the questions which are commonly asked. Okay? So we'll start with whom? You're starting, Dr. Pragna, yeah. Hello, I'm Dr. Pradnya, work at Thane branch. कॉमनली एक सवाल पूछा जाता है कि मुझे स्पॉन्डिलाइसिस है या मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो जब कभी मुझे दर्द होता है तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये प्रॉब्लम मस्कुलर है यानी मेरे स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से है या कार्डियक पेन है। तो अभी जैसे डॉक्टर तृप्ति ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि देयर आर 2 ग्रुप्स बेसिकली, एक तो कार्डियक होता है जिनको कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो चुका है और हार्ट डिजीज का हिस्ट्री होता है, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव ग्रुप जिनको कोई नहीं हिस्ट्री होता है। ये अंजाइना पेन, जो क्लासिकल अंजाइना पेन होता है, वो आपके लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट चेस्ट से स्टार्ट होके आपके हाथ की तरफ रेडिएट होता है, दैट इज क्लासिकल अंजाइना पेन व्हाट यू फील। इसके अलावा आपको सिर्फ हाथ में, पीठ में, जबड़े में, दांत में, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मस्कुलर पेन है कि चेस्ट पेन है, बिकॉज दिस इज एटिपिकल अंजाइना। तो ऐसे इसमें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये जो पेन है आपका, ये कांस्टेंट रह रहा है या किसी एक्टिविटी या एक्सर्शन पे बढ़ रहा है। अगर वो पेन कांस्टेंट रहे और एक्टिविटीज पे ना बढ़े या पेन किलर खाने से या उस जगह पे मलहम लगाने से कम हो जाए, तो ये मस्कुलर पेन होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास एक बार जाके ईसीजी करवा लेना चाहिए, बट चांसेस कि ये मस्कुलर पेन हो ज्यादा होता है। अभी जो दूसरा ग्रुप होता है, जैसे कार्डियक का जो ग्रुप होता है, उनको हमेशा एक फियर होता है कि अभी मुझे पेन हो रहा है तो शायद ये अंजाइना ही होगा। तो उन्हें भी वही देखना चाहिए कि मैं जब भी कोई एक्टिविटी करता हूँ या एक्सर्शन करता हूँ या जल्दी जल्दी वहां से जाके चल के आता हूँ, तो क्या ये पेन बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ जाए एक्टिविटीज पे तो चांसेस है कि ये कार्डियक पेन हो, या आराम करने पे, या आप जैसे इमरजेंसी में काफी इनको आदत है सॉर्बिट्रेट ले लेते हो, तो अगर उस पर कम हो जाए तो ये कार्डियक पेन हो सकता है। तो ऐसे इसमें आप जाइए आपके डॉक्टर के पास, टेक मेडिकेशंस, वो आपको गाइड करेंगे और असेस करेंगे कि ये मस्कुलर पेन है कि कार्डियक पेन। अक्सर आईपीसी में जब आते हैं पेशेंट्स ऐसी कंप्लेंट्स लेके, या नेक पेन है, बैक पेन है, हैंड, तो पहले तो हम उन्हें असेस करते हैं कि ये मस्कुलर है, कार्डियक पेन है, उसको रूल आउट करते हैं, काफी टेस्ट करते हैं। अगर हमें लगे कि ये कार्डियक पेन हो सकता है तो एक वॉकिंग की टेस्ट ले लेते हैं, जहां पे आपको ट्रेडमिल पे चलाया जाता है और उस वक्त आपके ईसीजी देखा जाता है और उसके साथ साथ आपका बीपी, पल्स सब देखा जाता है। सो एग्जैक्टली आप जब चल रहे हो आपको ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, या बीपी बढ़ने से हो रहा है, हार्ट रेट से हो रहा है, या ईसीजी में चेंज हो रहा है, ये समझ में आ जाता है। अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन भी दिए जाते हैं। और अगर इस दौरान ये सब एक्टिविटी करते हुए आपको ईसीजी में चेंज ना दिखे या कोई सिम्टम्स भी ना दिखे, उसके सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्व करना, अगर सिम्टम्स भी ना दिखे तो यू कैन सेफली रूल आउट कि ये कार्डियक पेन नहीं है, वी कैन टेल यू। फिर अगर ये मस्कुलर पेन हुआ तो हम आपको फिर से देखते हैं सारे टेस्ट करके कि एग्जैक्टली क्या मस्कुलर प्रॉब्लम है, उस पे एक्सरसाइजेस देते हैं जो आप कुछ हफ्ते हमारे गाइडेंस में कर सकते हो, और फिर फॉर लॉन्ग टर्म आपको वो घर पर भी करने हैं। अक्सर पेशेंट्स बीच में से छोड़ देते हैं। द लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज हैज मैक्सिमम इफेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक एक्सरसाइज। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप हमेशा मांगते हो वो एक्सरसाइज से होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म में ये सब कंटिन्यू करो। So this is the basic difference between the two. You are clear now that cardiac pain, non-cardiac pain, how we do it? Okay. जनरली डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं वो पूछते हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो डायबिटीज पेशेंट दवाई आप लेते हो जिससे आपका जो एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में वो कम होता है। सेकेंड थिंग, आप एक्सरसाइज करने जाओ तो भी एक्स्ट्रा शुगर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एक्सरसाइज का एक फायदा है। और कभी आप डाइट रेगुलरली फॉलो ना करो तभी भी थोड़ा कमजोरी होता है या फिर शुगर लो हो जाता है। तो जब ये शुगर लो हो जाता है तो इसे मेडिकल टर्म में हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होंगे? आपको चक्कर आ सकता है, थोड़ा पसीना होता है, हल्का सा सिर दर्द, नर्वसनेस, कभी कभी कंफ्यूजन होता है।
तब आप कभी भी ऐसा हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो तब आप उधर का उधर ही रुक जाइए। एक चॉकलेट या फिर एक बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट है, शक्कर है, नींबू शरबत वगैरह पी लीजिए। फिर जब तक ये सिम्टम कम नहीं होते या फिर ये सिम्टम रिजॉल्व नहीं होते तब तक आप वहीं पे रहिए, बैठे रहिए या कुछ ऐसे आराम कीजिए। जब ये सिम्टम रिजॉल्व हो जाए घर आइए, अगर पॉसिबल होगा तो ग्लूकोमीटर से चेक कीजिए अपना डायबिटीज, और अगर ऐसा कुछ वापस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन दैट आई कम अक्रॉस इज कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ और मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आधे से 1 घंटे की एरोबिक एक्सरसाइजेज माने स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है वगैरह, हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बट व्हेन यू आर अ कार्डियक पेशेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी करंट ट्रीटमेंट क्या है, आपका करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि जब भी हम एक्सर्शन या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमारे हृदय को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हार्ट पेशेंट्स को ब्लॉकेजेस की वजह से वो कम मिलते हैं। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद किन किन लोगों में वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाते हैं, किन किन लोगों को लो या मीडियम पेस पे भी दिक्कतें होती है। तो आईपीसी में हम पूरा आपको इवेल्युएट करते हैं, आपके हार्ट रेट है, आपके टेस्ट है, आपके ईसीजी मॉनिटरिंग पे आपका एक टारगेट जोन क्रिएट करते हैं, एक कट ऑफ लिमिट देते हैं। तो आपको वो लिमिट के अंदर आपको काम एक्सरसाइजेस वगैरह करने होते हैं। तो हम किसी पेशेंट को हम सिर्फ ट्रेडमिल देते हैं या वॉकिंग के एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस रेकमेंड करते हैं। किन किन पेशेंट्स को हम वेट लिफ्टिंग भी रेकमेंड करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम लोग अपर बॉडी एक्सरसाइजेज है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह अवॉइड करने होते हैं, या किसी पेशेंट्स को हम लोग ब्रेथ होल्डिंग है, चेस्ट प्रेस वगैरह वो भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। पर इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन की कैसे किसकी कंडीशन क्या है और वो कितना कर सकता है। तो यू कैन ज्वाइन द जिम प्रोवाइडेड कि आपका एक इवेल्युएशन हो, एक कट ऑफ पॉइंट हो, एक target zone decided ho, and you have to work within those limits. I think you're very clear, na? Means gym is possible, but we can train you for that also. ये जनरली क्वेश्चन होता है जिनको नॉन कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी जिनको नी पेन की तकलीफ होती है, नेक पेन की तकलीफ होती है, उनका क्या इलाज हुआ जाता है इधर आईपीसी में। हम उसका भी इलाज करते हैं। हम पेशेंट्स को अच्छे से एसेस करते हैं, टेस्ट रहता है, वेरियस टेस्ट रहता है, उसके लिए हम रूल आउट करते हैं एक कौन सा कॉमन प्रॉब्लम है। यानी अभी नेक पेन का एग्जांपल ले लीजिए। नेक पेन बहुत सारे रीजनों कारणों की वजह से हो सकता है। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, या फिर ट्रेपेजियस स्पैज्म हो सकता है, या फिर स्ट्रेन या स्प्रेन की वजह से हो सकता है। तो वो एक उसके लिए अलग सा टेस्ट होता है जो हम ये सब प्रॉब्लम्स हम रूल आउट कर सकते हैं। और फिर जब एग्जैक्ट रीजन में आ जाता है, एग्जैक्ट कॉज मिल जाता है हमें, तो हम पेन रिड्यूस करने के लिए वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि SWD, IFT, TENS, अल्ट्रासाउंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जिससे पेन रिड्यूस हो जाता है। और फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज ट्रेनिंग देते हैं, जो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भी देते हैं, जो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, जो सेफ है आपके लिए। फिर इवन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देते हैं वेट्स और थेराबैंड्स यूज करके, जो स्ट्रेंथनिंग करता है वो मसल जो वीक हो जाता है पेन के बाद। यूजुअली हम वो पार्ट को मूव नहीं करने के लिए कोशिश करते हैं, एकदम मूव नहीं करते वो एरिया, तो वो वीक हो जाता है। तो वो मसल को ट्रेन करने के लिए वी यूज all those therabands, weights and everything. We strengthen that muscles and everything. Okay. जाते जाते एक आखिरी formula which is given by Earl of Derby. Those who do not find time for exercise will have to find time for illness. Okay? तो अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तो जरूर बीमार होने का समय निकालिएगा। Our whole objective is only one, that you do not fall sick again. Thank you very much. Namaste. युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टास्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगी भव।